बार वो भी बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र रहा। और फिर को लेकर के जैसे अभी अभय जी कह रहे थे, दूसरे शब्दों में मैं ये कहूंगा कि सक्षम इसलिए बधाई का पात्र है कि ये काम जो निभा रहे हैं वो केवल इनकी जिम्मेवारी नहीं है, ये वास्तव में समाज। तो मैंने अपने अनुभव से ये कहा कि बहुत वर्ष पूर्व, लगभग 30 वर्ष, उससे भी अधिक हो गया, जब मैं छात्र था एमडी का, तो मैं नेत्रदान करना चाह रहा था, लेकिन कोई नेत्र लेने को तैयार नहीं, क्योंकि यहां पर कोई आई बैंक नहीं। फिर हमें किसी ने कहा कि साहब दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र ग्रुप है, उन्होंने एक आई बैंक शुरू किया। तो उनसे जब जानकारी ली तो बोले कि साहब जम्मू से दिल्ली अगर हम बैंक बनाएंगे और उसका देंगे तो वो फिर आगे व्यवहारिक दिक्कत रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हमने एक शाखा अमृतसर में खोली। यानी इस प्रकार की स्थिति थी, ना जागरूकता थी और ना ही उस तरफ रुझान था। तो जो काम शायद सरकार और दूसरी संस्थाओं ने करना था, वो सबसे पहले सक्षम ने किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा अभय जी ने कहा कि फिर हमने सरकार के साथ आग्रह करके दोनों मेडिकल कॉलेज में बैंक स्थापित करने का प्रयास किया। वो वास्तव में कोई ऐसा नहीं था कि सक्षम के ऊपर एहसान करना था। वो हमें महसूस हुआ कि बहुत आम ऐसा था कि जो शायद सरकार की ओर से जिसमें देरी हो गई थी, हमारे एकदम इन्होंने आकर के हमें उसकी चिंता भी एहसास करवाया और हमें याद भी करवाया कि ये काम हमसे छूट गया है। अब दूसरी बात ये, जब जैसे अभी गीत में भी कह रहे थे, नाम जो इसका रखा है इन्होंने सक्षम, मुझे लगता है बहुत बड़ा शोध का विषय है कि सक्षम का अर्थ क्या है और कौन सक्षम है और कौन नहीं है, और किसको अधिकार दिया है परमात्मा ने ये निर्णय करने का कि वो किसी को सक्षम कह सके या ना कह सके। और क्या मालूम मैं सक्षम हूं कि नहीं हूं या दूसरा मुझसे अधिक सक्षम है। और ये बात मैं मात्र कोई भौतिक प्रवचन नहीं कह रहा। अभी 2 ही दिन पूर्व हमारे ही इस लोकसभा क्षेत्र में किश्तवाड़ की एक बेटी थी शीतल, दोनों बाहें नहीं है, पैर से वो कमान खींचती है और दांतों में तीर दबा के चलाती है और दुनिया को चकित करती है। इस वक्त एक छोटी सी बच्ची की मिसाल दुनिया में दी जाती है। मोदी जी को भी साथ भी उसको मिलाया, उनका भी उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। और मुझे लगता है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आप अपनी क्षमताहीनता पर शर्मसार हो जाएंगे। परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन वो कारनामा अंजाम नहीं दे सकते जो तीरंदाजी का हुनर उस बच्ची में। तो कहने का अर्थ ये, और इसीलिए मोदी जी ने सरकार बनने के बाद ये नियमित रूप से एक निर्णय लिया कि इस वर्ग को दिव्यांग कहा जाएगा, क्योंकि ये धरती पर उतारे हुए परमात्मा के वो प्राणी हैं जिन्हें शायद परमात्मा ने वो काम सौंपा है जो हम में से कुछ ना कर सकते हो। उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता को उस तरह से केंद्रित करके, फोकस करके उनसे कुछ काम परमात्मा करवाना चाहता है। जो हम सब लोग जो अपने आप को बहुत क्षमतावान कहते हैं और उलझे रहते हैं हजारों उलझनों में, वो शायद पूरी तरह निर्णायक ढंग से नहीं कर पाते। मुझे लगता है ये अवसर आपके साथ ये बातें साझा करना के भी है, क्योंकि मीडिया भी यहाँ है, कि पिछले 8-10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने विशेषकर इस वर्ग को ध्यान भी दिया है और कुछ एक निर्णायक कदम भी उठाए। आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने सन 2014 में कहा था कि मेरी सरकार उन वर्गों को समर्पित रहेगी जो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से छूट गए
ये पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए। उसमें महिलाएं, उनका भी उल्लेख आया, युवाओं का भी आया, और उसमें अनेकों इस प्रकार के कदम उठाए गए। उदाहरण के तौर पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की घोषणा मोदी जी ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले से की, और लोग चकित रह गए, प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहे हैं लाल किले से। लेकिन आज लगभग 12 करोड़ शौचालय, तो महिलाओं को सम्मान भी दिया, सुरक्षा भी दी, स्वास्थ्य भी दिया और सुविधा भी। और आप तो शायद ये क्षेत्र थोड़ा सा उस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से उतना पिछड़ा नहीं, लेकिन हमने वो दृश्य देखा है बहुत से ऐसे प्रदेशों में कि हमारी बहनें भोर की पहली किरण का इंतजार करती थी स्वामी जी, खेतों में शौच के जाने के लिए, कि फिर पुरुषों की आवाजाही शुरू हो जाती थी, रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती थी। तो आप अनुमान लगे कितना अत्याचार करती थी वो अपने ऊपर। और बहुत सारे बच्चियों को इसलिए आप स्कूल कॉलेज नहीं भेज सकते कि शौच की वहां सुविधा नहीं थी। ये बातें सोचने वाली है। जितने भी निर्णय लिए गए ये मात्र किसी सरकारी कामकाज को अंजाम देने के लिए नहीं दिए गए, इसमें बहुत गहरी संवेदनशीलता है और बहुत दूरगामी सामाजिक सुधार की भावना है। इसी प्रकार जब चूल्हे दिए गए तो 10 करोड़ गैस सिलेंडर, अभी इसी क्षेत्र में रियासी में जब आरंभिक दिनों में हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, एक लाभार्थी सम्मेलन, तो एक महिला बोली अब तो वो हमारी महिला मोर्चा में भी आ गई। तो बोली साहब पहले आलम यह था कि सुबह लकड़ियां लेने जाओ, फिर सुखाओ, फिर चूल्हा जलाओ, फिर सारा दिन फूंक मारो, फिर सास फूल जाता था, रात तक रोटी कच्ची रहती थी और सास से डांट भी पड़ जाती थी। और आज कहने लगी मैं 1 घंटे में फ्री हो जाती हूँ, अब कोई काम नहीं है, मैंने सिलाई का भी काम शुरू कर दिया। यानी ये दूरगामी, ये सारे वही वर्ग है जिनको शायद उस प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिल पाई उसके वो हकदार थे, और वो वर्ग जिनकी तरफ हमने कभी देखा ही नहीं। स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी वाले, कभी सोचा आपने? आप नजर से गुजरते हैं तो कहा ये तो रेडी वाले ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा कि 2 दिन आप हड़ताल कर दे तो उस बेचारे का क्या होगा? सरकारी मुलाजिम तो बैठ जाता है प्रोटेस्ट करने डीसी साहब के दफ्तर के बाद, 10 दिन करते रहो धरना, डीसी ने तरफा तो फिर भी दे दिए, हड़ताल कर दो तो शहर बंद कर दो, लेकिन उस रेडी वाले का क्या होगा? मोदी जी ने उसकी चिंता की। 40 लाख वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई कि कहीं लॉकआउट हो जाए, कहीं ऐसी आपदा आ जाए तो उसको भूखे पेट ना सोना पड़े। जल जीवन मिशन 3.25 करोड़ घरों में, केवल आप अनुमान लगा सकते हैं इतने बड़े देश में केवल 3.25 घरों में नल का पानी आता था। आज संख्या बढ़कर के 12-13 करोड़ पहुंच गई। और इसी जिले में हमने एक प्रयोग शुरू किया, जो हमने पहले प्रयोग विशेष महाजन जी ने डोडा में शुरू किया था, भद्रवा में अरोमा मिशन। लगभग 3000 नौजवान अरोमा मिशन के साथ जुड़ करके, लेवेंडर की खेती के साथ जुड़ के एग्री स्टार्टअप्स बने, लाखों में खेल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम ये यहाँ आए हैं, इसकी भी भौगोलिक परिस्थिति उसी प्रकार की है। यहाँ थोड़ा सा काम आरंभ किया है, यहाँ पर भी किया जाएगा। और मैं चाहूंगी कि हम सब लोग जो कार्यकर्ता है उनका सहयोग करें। हमारे पास खेत है, केवल हमने जगह देनी है, सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलता है और मार्केट के साथ लिंकेज किया हुआ है, वो जाकर के प्रोडक्ट बेच भी आते हैं। विशेष जी को विशेष अनुभव है और यही कारण है कि डोडा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात की, जो नए मुख्यमंत्री सुब्बू साहब, कि हम भी ये प्रयोग करना चाहते हैं। हमने बड़ी चर्चा सुनी भद्रवा की, तो मैंने कहा आप इनसे संपर्क करिए, तो उन्होंने अपनी एक टीम इनके पास भेजी। तो मुझे लगता है कि इनके आने से हमें ये भी लाभ है। लेकिन बात उसी बात पर वापस आते हुए, ये वो वर्ग हैं, ये वो क्षेत्र हैं जो हमारे पास थे, जो साधन थे, जो रिसोर्स थे, लेकिन हमें उसकी जानकारी ना थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। ये रेल की ट्रैक आपके बगल में बन रही है, काम रुक चुका था 2014 में। मोदी जी ने सबसे पहले आते ही एक तो रेल के स्टेशन का उद्घाटन किया और फिर रेल का काम भी उन्होंने ही शुरू कराया। और आज ये सबसे ऊंचा जो पुल बना है, इसका उल्लेख मोदी जी ने G20 में किया।
कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हिंदुस्तान में, और मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिला। और इसी तरह से अब दिव्यांगों की चर्चा हो रही है, तो आपकी जानकारी में रहे, यही सरकार है जिसने सन 2016 में एक कानून लाया जिसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब यही समाज, यही दुनिया, यही मुसीबतें, यही विडंबनाएं, यही नेता, यही व्यवस्था, यही प्रशासन, तो पहले क्यों नहीं चिंता हुई? ये सोचने वाली बात, ये मोदी जी की संवेदनशीलता है। और उस कानून के अंतर्गत एक तो उनके लिए आरक्षण की प्रावधान किया गया सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, और साथ ही साथ सरकारी तौर पर स्वामी जी और अभय जी के भी ध्यान में बात शायद होगी, पहले केवल 3 श्रेणियां होती थी, एक ब्लाइंडनेस, एक डेफ और एक लोकोमोटर मोबिलिटी, यानी नजर की कमी हो तब, ये कान का हो, या फिर किसी कारण सेरेब्रल पैल्सी या इत्यादि से आपका पैरों की, हाथों की मूवमेंट, उसमें अब कुछ एक और ऐसी भी स्थितियां जोड़ दी गई जिनका शायद पहले वैज्ञानिक जग में भी जानकारी कम थी और जिनका शायद लोगों को समझ भी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर ऑटिज्म, वो जो आपने वो आमिर खान की फिल्म देखी, क्या है वो, सितारे जमीन पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, ऐसे बच्चों को हुआ करता, ना माँ बाप को समझ आता क्या, ना बच्चे को समझ, उसको जोड़ दिया गया। इसी प्रकार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में, तो हम क्या करते हैं, वो सूद है जी, सूद है, वो तो सूद है, क्या मतलब है? हम उस बात को उस तरह से, जैसे वो कहते हैं कि वो विषय वहीं पे शुरू करके वहीं खत्म हो गया, लेकिन उसको किस प्रकार से सक्षम किया जा सकता है, या उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हो गए जैसे इस बच्ची में थे, जैसे मैंने आपको बताया शीतल में, उसके गुणों का कैसे एहसास होगा? वो सूद तो है कि भैया उसने पढ़ाई कम कर ली। अब आप शीतल को कहोगे तू हैंड राइटिंग लिख के दे और मैं तुझे 100 नंबर दूंगी, मैं तेरी अध्यापक को तो नहीं कर पाएगी, लेकिन तीर कमान करेगी ना, आप दूर खड़े हो जाइए, आपके शरीर पे जहां भी निशाना करना हो कर देगी। तो उसके गुणों की कैसे पहचान होगी? इस सरकार ने उस संवेदनशीलता के साथ इन कैटेगरीज को, इन श्रेणियों में भी उस रिजर्वेशन के दायरे में लाया, और साथ ही साथ माता पिता को, क्योंकि ये जानकारी समाज में भी रहे और बहुत सारे जो लोग इसका लाभ ले सकते हैं उन तक भी नहीं है, माता पिता जिनके घर में कोई इस प्रकार का बच्चा रहता है उसको 27,000 रुपया प्रति वर्ष पहले मिला करता था, उसको हमने दुगना कर दिया, 54,000 कर दिया, क्योंकि जरूरतें बढ़ गई। पहले शायद उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस प्रकार की उसको सुविधा नहीं दे सकते थे आप, अब वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उन सुविधाओं का खर्चा भी बढ़ गया। और यही नहीं, एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोई महिला अगर सरकारी नौकरी करती है और उसका बच्चा इस प्रकार से, इस परिस्थिति में से गुजर रहा है, तो उसके लिए अलग से स्पेशल अलाउंस 3,000 प्रति मास, क्योंकि मां को जो कठिनाई आती है कभी कभी उसका एहसास शायद पिता को भी नहीं रहता। और ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो मेरे विभागों से जुड़ी है, क्योंकि ये विभाग में मैं देखता हूँ डीओपीटी का, और उसमें डीओपीटी में हमने एक और काम किया, यूपीएससी का जो आपके आईएएस और सिविल सर्विसेज के इम्तिहान होते हैं, उसमें एक होम कार्डर होता है, आमतौर से बच्चे उसकी प्रेफरेंस देते हैं, जो पास होते हैं, आपको जम्मू कश्मीर तो एक्वर्ट हो गए, फिर वो दूसरा अगर नहीं मिले तो उसको वहां भेज देते हैं जो उसकी सेकंड चॉइस होती है, और सेकंड चॉइस में अगर वैकेंसी खाली हो, हमने दिव्यांग कैंडिडेट्स को एक तो उनकी फीस माफ कर दी, यूपीएससी में कोई फीस नहीं देनी, अपीयर होगी। दूसरा, उसको होम कार्डर के अतिरिक्त एक और कार्डर भी प्रेफरेंस के तौर पर लिखकर देने की मोहलत दे दी गई, यानी वो शुरू से ही ये तय करे कि अगर मुझे जम्मू कश्मीर नहीं मिलता तो दूसरी मेरी कौन सी प्रेफरेंस है उसको वहां दिया जाएगा। और तीसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसकी बढ़ा दी गई, लगभग 10 अटेम्प्ट्स उसको मिल जाती है। ये सारे कार्य इसलिए किए गए हैं। और इसी तरह से मेरा दूसरा विभाग है, बात चली है तो विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण का, हमारे यहाँ जो यूजी की नेट की स्कॉलरशिप होती है, यूनिवर्सिटी में जो लोग जुड़े हैं वो जानते हुए, उसमें भी हमने
5 साल रिलैक्सेशन कर दी है और साथ ही साथ 5% का आरक्षण दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए। और एक हमारा एक संस्था है हमारी बाईराय जो पीपी मॉडल में सहयोग करती है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा स्पेस को भी हमने निकाल के प्राइवेटाइज कर दिया। वो जहां जहां पर भी दिव्यांगों को लेकर के कोई यंत्र तैयार हो रहे हैं उनका भी सहयोग करती है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे कार्य हो क्यों रहे हैं। अब जैसे अब इन्होंने गाड़ी की बात की एम्बुलेंस की, इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, इस एम्बुलेंस का सदुपयोग हो ये हमारा सबका दायित्व है। ये विचार स्वामी जी का होगा, अभय जी का होगा, लेकिन जिम्मेवारी हम सबकी है। तो आप सबसे पूछे, सबसे पहले कहें कि भाई आपकी क्या जिम्मेवारी है, मेरी ये जिम्मेवारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे इसमें टेलीमेडिसिन का प्रावधान लाएं और मैं डीसी साहब के साथ हम बैठ करके आप थोड़ा सा उसमें उसका एक योजना बनाइए। हमने एक प्रयास शुरू किया है। विशेष जी के होते ही डोडा में हमने गंढों में डॉक्टर ऑन व्हील्स नाम का एक टेलीमेडिसिन क्लिनिक बनाया था, जहां 3 अस्पतालों के साथ हमने टाई अप किया था। अहमदाबाद, सूरत, बंगलौर। 3 बच्चे थे उसके अंदर आईटी के माहिर थे, एक बच्ची थी प्रतिमा, 2 लड़के थे। वो मरीज का मुआयना करते और फिर उसको टाई अप करते विशेषज्ञ के साथ और 45-40 मिनट में उसको नुस्खा मिल जाता। अगर आप कॉर्पोरेट अस्पताल जाए तो हजारों रुपए लगेगा। इसमें भी ये बहुत महंगा काम था, लेकिन ये किसी CSR के माध्यम से किया गया। या हम बाकायदा एक टेलीमेडिसिन की प्रोविजन, उसका प्रावधान सरकारी स्तर पर भी रख सकते हैं और जो MP के तौर पर जो उसका सहयोग होगा वो भी करेंगे, ताकि उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए आपकी एम्बुलेंस में। केवल यदि किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े तो हमने उधमपुर में किया है, जिले अस्पताल में पंचायतों को जोड़ा, तो आप विशेषज्ञ के साथ कम से कम जम्मू तक बात कर सकते हैं। अब बात ये रही कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि भाई नेतागिरी को जरा शोभा लग जाती है इससे, या ये कोई बड़ा दान का काम हो रहा है। इसमें हम सबका स्वार्थ है। आपने देखा पिछले दिनों G20 की महिमा दुनिया भर में हुई। भारत प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा हो गया। मोदी जी सबसे कदावर नेता दुनिया के उभर करके सामने आए और आज तक भारत दुनिया की अगुवाई में काम करता था, आज दुनिया भारत की अगुवाई में काम कर रही है और ये प्रमाणित हुआ। तो वो विभाग में मेरे पास है। हमने अपनी अंतरिक्ष की यात्रा कई बरस के बाद शुरू की थी, तत्कालीन सोवियत यूनियन अथवा रशिया या USA के तुलना में। और जब हमने शुरू की तो वो लगभग चांद पर उतरने की तैयारी कर रहे थे और अमेरिका ने पहला अपना एक मानव नील आर्मस्ट्रांग जिसका नाम था, उसको चांद की धरती पर सन 1969 में उतारा गया। हम तब तक गाने गा रहे थे, गीत गा रहे थे, लोकगीत, चंदा बाबा। वो उतरा, लेकिन वहां पर पानी के होने का प्रमाण नहीं पाया उसने। ये हमारा चंद्रयान गया जो चित्र लेकर के आया, जो सबूत लेकर आया, प्रमाण लेकर आया कि वहां पर H2O मॉलिक्यूल था। यानी जीवन की संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती। ये जो पहेलियां हम दादी माँ से सुना करते थे कि चांद की धरती कैसी होगी, कैसे लोग बसते होंगे, कैसी परियां नाचती होंगी, उन पहेलियों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की अगर प्रेरणा किसी ने दी तो हमारे चंद्रयान ने दी, अमेरिका के, रूस के मानव नहीं दी। और इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पास योग्यता भी है, हमारे पास क्षमता भी है, हमारे पास मेहनत करने का वादा भी है, हमारी आंखों में अरमान भी है, दिल में सपने भी है, लेकिन अनुकूलता नहीं थी उस तरह की हमारे वातावरण में जो नीति निर्धारकों ने डाल दी थी, या शायद जो नेतृत्व ने, वो अनुकूलता हमारी शुरू हुई। और जब मोदी जी कहते हैं कि 25 वर्ष के बाद, अभी आपने भी कहा विश्व गुरु हो गए प्रोफेसर दयाल ने, तो विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? वो तभी जब प्रत्येक नागरिक की भरपूर क्षमता का उसमें योगदान। जैसे यज्ञ जब पूर्ण आती देते हैं, सभी देते हैं, तभी यज्ञ सफल रहता है। अगर आप समझ लें कि हम इस देश की आधी जनसंख्या मेहनत करें और दूसरी आदि को हम छोड़ दें, या समझ लें कि उसमें क्षमता नहीं है, तो हम कभी उस पटल पर पहुंच नहीं सकते। प्रत्येक नागरिक, चाहे स्त्री है कि पुरुष है,
आपकी नजर में सक्षम है कि सक्षमहीन है, लेकिन उसमें कोई ना कोई गुण है। जो उसका गुण है उस गुण की आहुति देंगे हम, तो तब हम उस शिखर पटल पर पहुंचेंगे। और वो हम में से किस में क्या गुण है उसकी शिनाख्त करनी, उसको तराशना, उसको पहचानना, उसको निखारना और फिर उसका भरपूर लाभ लेना, ताकि सामूहिक रूप पर से जब हम ये प्रयास करेंगे तो सब हम सन 2047 में शताब्दी भारत का उत्सव मना सकेंगे। और उस शताब्दी भारत के उत्सव में मुझे विश्वास है हम में से जितने भी हों उस समय उस उत्सव में भाग लेने वाले, ये आज के बच्चे जिन्होंने कभी कभी जिनको आपने सक्षमहीन समझ करके छोड़ दिया था, ये सबसे अधिक उस समय ऊर्जा के साथ उस उत्सव में भाग लेंगे, क्योंकि इनकी छिपी हुई ऊर्जा को अभी तक इस्तेमाल में नहीं किया गया। तो ये जो रुकी हुई एनर्जी और रुकी हुई ऊर्जा और रुका हुआ उनका पोटेंशियल है, जब ये बाहर आएगा तो ये वैल्यू एडिशन होगी आपके शताब्दी भारत के निर्माण की। इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार फिर से बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, स्वामी जी को धन्यवाद भी देता हूँ, अभय जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आपने न केवल सक्षम को आगे बढ़ाया है बल्कि सारे समाज को और सरकार को भी रास्ता दिखाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय है 2016 में एमपी होने के बाद हमारे डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण काम है। 2016 से अभी तक को भारत में इसी जिला और 10th पोजीशन आए, इसे कारण है, इसे पीछे है एक कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता को सहाय जी मेरा डिसेबिलिटी है। तो एक पूरा उसके बाद इसे डॉक्टर साहब के पास गया, हमारा बेटी ये विषय दिया था, एक डिसेबिलिटी को काम सहाय देने के बाद आज ये डिसेबिलिटी इतना काम दिया था, ये डॉक्टर साहब का एक गर्व। काम के लिए 10 लाख रुपए दिया था, एक बार उठकर डॉक्टर साहब को स्वागत करेंगे प्लीज। बहुत धन्यवाद। आज बाहर से कोई कार्यक्रम में इस बाहर से आया था, इस प्रांत में काम करने के लिए आया था। उसे काम करते करते एक कार्मिक अपने जन्मदिन कार्यक्रम करना था, वो बोला था मैं इसी फंक्शन में करेंगे, इसलिए डॉक्टर साहब का आशीर्वाद देके ये बात। मिस्टर अमीर नवीन एक एरिया का एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर इसी एरिया में मैं इस सेक्शन में वो जन्मदिन का काम न था, इसे वो डॉक्टर साहब का एक आशीर्वाद। नवीन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और डॉक्टर साहब का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तीन मिनट का समय है। 3 मिनट में वंदे मातरम गीत के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। हम बैठे भी रह सकते हैं। गीत की रचना थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे बैग से लोगों सेंटर इस गीत की
इस कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न करने की तैयारी की गई थी। समय के हिसाब से थोड़ा सा काम ही नहीं करते। डॉक्टर साहब को जाना भी है, इस कारण से ये लोग पिछले 15 दिन से इस गीत की तैयारी कर रहे थे, इसलिए हम सबको इस गीत को सुनना है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। सक्षम भारत। अभी हमारे जिला के जितने भी सक्षम के कार्यकर्ता हैं और प्रांत से डॉक्टर साहब हमारी एम्बुलेंस का उद्घाटन करेंगे और आए हुए सभी वर्ग एवं हर जगह से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद हूँ, उन्होंने काफी सहयोग किया है। और जितने भी हमारे यहाँ पे आए हुए जितने भी कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे
पीछे भाई पीछे आया सक्षम भारत स्मार्ट भारत 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 स्मार्ट भारत सक्षम भारत स्मार्ट भारत सक्षम भारत स्मार्ट भारत सक्षम भारत यार उल्टी साइड कर दिया पीछे देखना सर यहाँ पे रखो इस साइड रखो सर आगे से उठो सर आगे आगे से सर सामने से थोड़ा सर